नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शाखा खाते के अंतर्गत देनदार विधि से आश्रित शाखा की दशा में शाखा खाता कैसे बनाया जाता है। तो शाखा खाता बनाने के लिए जो उसकी विधि है उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम देनदार विधि से सवाल हल करने वाले हैं। तो बच्चों, देनदार विधि से सवाल कैसे किया जाता है, यह एक सवाल के माध्यम से हम देखेंगे। तो सवाल इस प्रकार से है बच्चों। सवाल है कि निम्नांकित विवरण से आपको शाखा खाता बनाना है। शाखा केवल नगद बिक्री करती है और कुछ जानकारियां दी गई है, जिसमें प्रारंभिक रहतिया दिया गया है, प्रारंभिक खुदरा रोकड़ दी गई है और गत वर्ष का दत्त वेतन दिया गया है। ये सब प्रारंभिक हैं। इन प्रारंभिक शेषों को शाखा खाता में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। अगर संपत्ति होगी तो डेबिट साइड में और दायित्व होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद शाखा को भेजा गया माल है उसको हम डेबिट में लिखते हैं, नगद विक्रय को क्रेडिट में लिखते हैं और शाखा को जो रोकड़ भेजी गई है, व्यय के लिए भेजी गई है, तो वह डेबिट में लिखी जाएगी और अंतिम रोकड़ शेष को क्या दोनों पक्षों का योग लगाकर शेष निकालते हैं तो क्रेडिट साइड निकाल जाता है। ठीक है। फिर अंतिम रहतिया ज्ञात नहीं है तो ज्ञात कर लेंगे। जो जानकारियां होंगी उसके हिसाब से देखेंगे कि कैसे अंतिम रहतिया को ज्ञात किया जा सकता है। और मैनेजर को कमीशन जो दिया जाना है वह कमीशन काटने के पूर्व लाभ पर 10% दिया जाता है और शाखा जो है लागत पर 25% लाभ जोड़कर विक्रय करती है। ठीक है। तो चूंकि विक्रय किस पर करती है, 25% लाभ पर करती है। इसका अर्थ है जितना माल बेचा गया है उसका लागत कितना होगा, 25 जो विक्रय है लागत का 25% जोड़कर, ठीक है, भेजा गया है। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि आखिर बेचे गए माल की लागत कितनी थी। उसके हिसाब से हम अंतिम रहतिया ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम शाखा खाता बनाना शुरू करते हैं। तो शाखा खाते में सबसे पहले हम प्रारंभिक शेष लिख लेंगे और प्रारंभिक शेष अगर संपत्ति होगी तो डेबिट में और दायित्व होगा तो क्रेडिट में। तो संपत्तियों का शेष हमने डेबिट में लिखा है, जिसमें से प्रारंभिक रहतिया है और खुदरा रोकड़ है। तो स्टॉक और पेटी कैश लिख दिया हमने, कितना 2450 और 70 रुपए। इसी प्रकार से जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सैलरी 250 रुपए। फिर शाखा को भेजा गया माल हम लिखेंगे डेबिट साइड में, टू गुड सप्लाइड कितने का है, 48,000 का। नगद बिक्री को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट सेल्स जितने का भी हुआ है 58,500 का लिख दिया हमने। शाखा को भेजी गई रोकड़ जो है वो डेबिट में लिखी जाएगी, टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 3,750। ठीक है। अब अंतिम शेष लिखा जाएगा। अंतिम शेष क्रेडिट साइड लिखना है, संपत्ति होगी तो क्रेडिट साइड और दायित्व होगा तो उसका शेष डेबिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है। तो इससे पूर्व सवाल में क्या लिखा था कि मैनेजर को कमीशन देना है, तो हम मैनेजर का कमीशन निकाल लेते हैं। ठीक है। किस पर निकालना है, लाभ पर। लाभ पर 10% दिया जाता है और कमीशन काटने के पूर्व। तो हम पहले लाभ की गणना कर लेंगे। तो पहले बच्चों हम लाभ की गणना करेंगे और लाभ की गणना करने के लिए हमको क्या करना चाहिए है कि यहां पर अंतिम शेष भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की गणना कर लेते हैं। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट। ठीक है। और इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देंगे। ठीक है। तो देखिएगा कितने का माल था। माल था जो ओपनिंग स्टॉक था 2450 का था और गुड सेंट था 48,000 का। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटा देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे हम कि जो हमारा विक्रय है, ठीक है, वह 58,500 का है और जो विक्रय है वह लागत से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है। अर्थात इसमें लागत मूल्य का 25% लाभ शामिल है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 58,500 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 125, 100 प्लस 25 करेंगे, 100 प्लस 25। ठीक है। तो इससे क्या निकल आएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। तो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये निकल के आता है 46,800। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वह निकल के आ जाता है 3,650। इस 3,650 को हम कहां लिख देंगे, हमारे ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे। तो लिख देते हैं ब्रांच अकाउंट में
बाय बैलेंस CD कितना, क्लोजिंग स्टॉक है 3650 और पेटी कैश है 70 रुपए। अब हम कमीशन निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हम इसके आधार पर लाभ ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हमने कमीशन क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि कमीशन ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत किसकी थी? लाभ की, क्योंकि कमीशन की गणना लाभ की सभी मदे लिख दी गई हैं। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो या तो लाभ होगा या हानि होगी। यदि लाभ होगा तो मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं कमीशन की गणना। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना निकलेगा? हमने ये सभी क्रेडिट पक्ष के मदों का योग कर लिया और डेबिट पक्ष की मदों का योग कर लिया और अंतर की राशि ज्ञात कर ली। ठीक है, तो डेबिट पक्ष का योग आया 62,470, क्रेडिट पक्ष का योग आया 54,270। ठीक है, और अंतर की राशि आ गई 8,200 और कमीशन कितना है? 10% है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कमीशन बराबर 8,200 गुणा 10/100। इस प्रकार से हमारा कमीशन निकल के आ जाता है कितना? 820 रुपए। इसे हम कहां लिख देंगे? टू कैश अकाउंट कमीशन 820। अब हमने सभी मदों का लेखा कर लिया है। अब हम दोनों पक्षों का योग कर देंगे और जैसा कि हमने पहले ही योग कर लिया था कि क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 62,470 और अब डेबिट का योग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 820 और जुड़ गया है, तो अंतर की राशि निकल आएगी, वह होगी प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी अंतर की राशि होगी यहां पर लिख देंगे। तो कितना जाएगा? 7,380 रुपए। इस प्रकार से हमने आश्रित शाखा की दशा में देनदार विधि से शाखा खाता बना लिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या किया है हमने कि जितने भी प्रारंभिक संपत्तियों के शेष है उनको डेबिट में, प्रारंभिक दायित्व है तो क्रेडिट में लिख दी। बिक्री हुई है, नगद बिक्री हुई है तो उसका लेखा हमने कहां कर दिया? क्रेडिट साइड कर दिया, क्योंकि सवाल में लिखा ही था कि नगद विक्रय कर सकती है, तो शाखा ने सिर्फ नगद विक्रय किया है, उसका लेखा हमने कहां कर दिया? क्रेडिट साइड कर दिया। जितने व्यय हैं अगर नगद चुकाए हैं, जैसे भी चुकाए हैं, उनका हमने लिखा डेबिट साइड कर दिया। कमीशन निकला तो ये भी एक प्रकार का व्यय है, उसको भी हमने डेबिट में लिख दिया। फिर अंतिम शेष लिख दिए। अंतिम शेष में हमने क्लोजिंग स्टॉक की गणना कर ली और पेटी कैश तो प्रश्न में दिया ही गया था तो उसका शेष लिख दिया और अंतर की राशि ने ज्ञात कर ली, जो कि क्या होगी? शुद्ध लाभ होगा। किस पर? शाखा का शुद्ध लाभ कितना निकल आया है? 7,380 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने शाखा खाता बना लिया है।